न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। केंद्र सरकार में मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की प्राथमिकता ये है कि लोगों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसी कड़ी में बीजेपी के अल्मोड़ा जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के ऐतिहासिक 8 साल पूरे हुए हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे मील के पत्थर पार किए हैं जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार छूना तो दूर सोच भी नहीं सकती थी। पिछले 8 सालों में देश में जहां भारत के हर नागरिक को सुरक्षा सम्मान देने का काम किया, वहीं विश्व में भारत की एक अलग धाक देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। वहीं गरीबों के उन्मूलन के लिए लगातार कई योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के विकास की चिंता करते हुए नजर आते हैं। तो गरीबी का उन्मूलन किस तरह से होना है, इसको लेकर भी सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। और सरकार की कोशिश यही है कि जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। जो विकास की राह देख रही लोगों की लंबी लाइनें हैं, उस लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंच सके। इसी के साथ में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और 15 जून तक बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है, जिसके जरिए समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन अभियान के तहत 30 मई से 15 जून तक अपने कार्यक्रम कर रही है। सारे बूथों पर बूथ सशक्तिकरण अभियान हमारा चल रहा है। जितने भी हमने जनताओं को जो लाभार्थी हैं उनके लाभार्थियों के सम्मेलन कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर जो हमारी केंद्र की सरकार ने, चाहे वो जनधन के खाते हों, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर नल हर घर जल के तहत हमने जो प्रथम चरण में हर घरों में नल पहुंचाने का काम किया है और उसके बाद जो सेकंड फेज़ है उसमें टैंक बनाकर उसमें घर घर में पेयजल देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और लगातार जनता के बीच में हम ले जाकर, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे ये वात्सल्य योजना, जो लोग किसान सम्मान निधि, इसके तहत हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारी केंद्र और राज्य सरकारें जो काम कर रही हैं उन कामों को जनता के बीच ले जाकर जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि भाई इन योजनाओं का लाभ हमारी सरकारें दे रही हैं। अगर कोई इससे वंचित है उनको उस योजनाओं को समझाकर उन योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भी हमारे कार्यकर्ता। बात अब आम आदमी पार्टी की भी कर लेते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पैर जमाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। पहली बार विधानसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में लड़ा था, लेकिन नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं रहे थे और एक भी सीट जीतने में पार्टी कामयाब नहीं हो सकी थी। अब पार्टी संगठन में विस्तार की कवायद करती हुई नजर आ रही है। जमीनी स्तर पर पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, इसको लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। अजय कोठियाल जब आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ी, उससे पहले ही दीपक बाली को प्रदेश अध्यक्ष भी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने बना दिया था। और अब जमीनी स्तर पर किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि आने वाले जो निकाय चुनाव हैं या फिर लोकसभा चुनाव हैं, उस पर पार्टी की नजर जरूर होगी और वहां पर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद आम आदमी पार्टी लगाए बैठी है। लिहाजा कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं और कई नई नियुक्तियां भी पार्टी में देखने को मिल रही हैं। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में धीरे धीरे अपने संगठन का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया। इसमें पार्टी ने 4 उपाध्यक्ष समेत 11 नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने 4 नए प्रदेश उपाध्यक्ष और 2 प्रदेश सह प्रभारी समेत 11 जिलाध्यक्षों की घोषणा की। इसके साथ ही विधि विंग, किसान और अल्पसंख्यक विंग का भी विस्तार किया गया। दीपक बाली ने कहा कि जिस प्रकार से लगातार पार्टी संगठन का विस्तार कर रही है और आगे अन्य बचे हुए सभी रिक्त पदों पर भी जल्द लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ताकि पार्टी के सभी पदाधिकारी आम जनता के साथ साथ उनके घरों तक पहुंच सकें,
उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। जिलों के जिलाध्यक्ष बनाए हैं और 4 उपाध्यक्ष बनाए हैं और विंग की जिम्मेदारी दी गई। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह से मिले, इसको लेकर के चर्चा की गई। गरीब कल्याण सम्मेलन मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने किया। इस मौके पर दुष्यंत कुमार गौतम ने मोदी सरकार के 8 साल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश को दुनिया के पहले स्थान पर खड़ा कर दिया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। तो बीजेपी के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर मोदी सरकार जब से बनी है, उसके बाद 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समाज के हर वर्ग के साथ अलग अलग बैठकें की जा रही हैं, उनके लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उनके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में महिलाओं के साथ में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गरीब कल्याण सम्मेलन के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि महिलाओं के लिए सरकार ने कौन कौन सी विकास योजनाएं चलाई हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए भी दुष्यंत कुमार गौतम नजर आए। सरकार के 8 साल बेमिसाल हैं। वैसे तो हमने हर वर्ष 1 साल बेमिसाल अनेकों अनेक समय पर हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। ये पहली सरकार है जो जनता के बीच में हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है। 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल के अंदर जिस प्रकार से एक वैभवशाली भारत का निर्माण हमने करने की बात कही है, उसमें काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। चाहे आतंकवाद की बात हो तो आतंकवाद मुक्त हमने शासन दिया है। भ्रष्टाचार की बात हो तो हमको एक ऐसे नेता मिले हैं देश के प्रधानमंत्री, आज भी उनकी माँ 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। अगर कांग्रेस से कंपैरिजन करें तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे छूट के बाहर घूम रहे हैं। अनेकों राजनीतिक दलों को देखेंगे परिवारवाद के माध्यम से चलता है। एक यही पार्टी है जिसके अंदर चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। हमने इन 15 दिन तक लगातार 8 वर्ष का हम आयोजन जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं। आज महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। ऐसे ही कल सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद में युवाओं का कार्यक्रम होगा, स्कूटर मोटरसाइकिल रैली होगी। उसके बाद में अनुसूचित वर्ग के लोग जाएंगे, सभी वर्गों के लोग जाएंगे और लगातार हम लाभार्थियों से भी। उत्तरकाशी से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक मैक्स वाहन खाई में गिर गया था। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उत्तरकाशी की तहसील बड़कोट के नगान गांव के पास मैक्स स्वीप दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें सवार 5 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि चालक सुरक्षित है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक सवारी मैक्स गांव से बड़कोट की ओर जा रही थी। तभी नगान गांव के पास बैंड में वाहन सड़क से बाहर हो गया। गाड़ी में बैठे सवारियों की चीख पुकार सुनकर 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर फायर के जवान और ग्रामीणों की मदद से किसी तरह वाहन के अंदर से घायलों को बाहर निकाला गया और 108 की मदद से बड़कोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। तीनों की स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने हेल्थ सेंटर देहरादून रेफर कर दिया है। हादसे के बाद यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल समेत स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति को उठाने से मना कर दिया। आपको बता दें कि जिस जगह हादसा हुआ वहां रोड क्षतिग्रस्त होने के चलते अनियंत्रित होकर आज दुर्घटना हुई है, जिससे ग्रामीणों का पीएमजीएसवाई के खिलाफ गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। हम सब घर से बड़कोट आ रहे थे और बंगाल गाँव की टाइम पे आए हम। वहाँ पे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी बाहर उछल गई, इसलिए बाहर चले गए। गाड़ी में हम 5 लोग थे, ड्राइवर सहित 5 लोग थे। जो ये दुर्घटना हुई, वाहन दुर्घटना हुई है, इसमें से 3 जो घायल हैं वो हमारे पास पहुँचे हैं अभी तक।
जिनमें से कि तीनों की हालत ठीक है, पर उनमें से 2 की हालत थोड़ा सा, एक को हेड इंजरी हो सकती है और एक को स्पाइनल इंजरी हो सकती है। तो उनको एहतियात के तौर पे 2 लोगों को हम यहाँ से रेफ़र करेंगे हायर सेंटर जोन के लिए, ताकि उनका उचित उपचार हो सके। और एक जो घायल हैं प्रहलाद सिंह करके, वो बिल्कुल ठीक है, स्टेबल हैं, और उनको हम यहीं अभी पूरे दिन तक एडमिट रखेंगे। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर नित्यानंद स्वामी की याद में दून यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च और स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि ये उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन और हिमालय पर शोध में नित्यानंद स्वामी की अहम भूमिका रही। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उत्तराखंड के लिए समर्पित कर दिया था। आज उनके नाम पर इस शोध संस्थान का अनावरण हुआ है। ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। ये दून विश्वविद्यालय के लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है और उसका सबसे बड़ा कारण है, हम लोगों ने एक उत्साह के साथ इसको मनाया कि डॉक्टर नित्यानंद की स्मृति में जो हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण उन्होंने किया, जिसमें एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत सारे क्लासरूम है, हिमालय म्यूजियम के लिए स्थान है और धीरे धीरे ये शेप लेगा उनके आशीर्वाद से, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने महिला वैज्ञानिकों का एक मेला सा लगा है दून विश्वविद्यालय में, जिसमें हम आगामी 2 दिनों में शोध के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक उनके मार्गदर्शन के लिए आए हैं। यही नित्यानंद जी भी चाहते थे कि समाज के अंतिम छोर तक कैसे पहुंचे, और अभी तक ऐसे कार्यक्रम IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते थे। मुझे खुशी है, इसके लिए भारत सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय को चुना और दून विश्वविद्यालय उनकी पसंद बना। जो भी उनके पैरामीटर्स होंगे उसके लिए हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने रिसर्च स्कॉलर को तैयार करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर नित्यानंद जी की जो सोच थी, उस सोच के अनुरूप इस सभागार का निर्माण हुआ है, इस शोध संस्थान का निर्माण हुआ है। डॉक्टर नित्यानंद जी के बारे में हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि उनका पूरा जीवन अनुशासन, त्याग और एक कठोर परिश्रम जो उन्होंने हमारे सामने एक प्रेरणा के लिए छोड़ा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो भूगोल के प्रोफेसर थे और वो हमेशा, जो 1-2 बार मैं उनसे जब नज़दीक से मिला तो मुझे, चूँकि नरेश जी तो, प्रेम बुढ़ाकोटी जी, नरेश जी, इनका तो लंबा सानिध्य रहा उनके साथ। और उन्होंने बताया भी, प्रेम बुढ़ाकोटी जी नहीं बोले लेकिन मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि बहुत सारी छाप इनके ऊपर भी है, उनकी है। तो वो कहते थे कि जो क्लासरूम में बैठकर जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उससे जो है भूगोल को नहीं समझा जा सकता। भूगोल को समझने के लिए घूमना होगा, जाना होगा, लोगों से मिलना होगा और जन सहभागिता, उसमें जो भी काम हो जन सहभागिता के आधार पर हो। अब बात अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की भी कर लेते हैं, जहां एक आउटसोर्सिंग एजेंसी ने गुपचुप तरीके से भर्तियां करवाने की कोशिश की है। ना विज्ञापन दिया गया और भर्तियों के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया गया। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ समेत तमाम पदों पर एक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा बिना विज्ञापन के गुपचुप तरीके से भर्ती करवाने पर हंगामा हो गया, जिसके चलते एजेंसी को भर्ती टालनी पड़ी। भर्ती को लेकर दिल्ली, हल्द्वानी, बागेश्वर समेत तमाम जिलों से पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। यहाँ नगर के एक निजी होटल में TDS मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल असिस्टेंट, डाटा एंट्री समेत तमाम पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया था, जिसमें दिल्ली, हल्द्वानी, नैनीताल, बागेश्वर समेत कई जिलों से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी यहां पहुंचे थे। यहां गुपचुप तरीके से हो रही भर्ती को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। अभ्यर्थियों के हंगामे के बीच प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि एजेंसी बिना विज्ञप्ति के भर्ती आयोजित करा रही है। मौके पर पहुंचे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एजेंसी को फटकार लगाते हुए विज्ञप्ति निकालने के बाद ही भर्ती कराने के निर्देश दिए, जिससे साक्षात्कार के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों को बिना इंटरव्यू दिए ही वापस लौटना पड़ा।
और हमें ऐसा मैसेज दिया गया था कि आज इंटरव्यू है, और CMO साहब को हमने फ़ोन किया हुआ था और वो बोल रहे थे कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग अब? सर अभी ये लोग TDS कंपनी से आए हुए हैं और ये लोग बोलते हैं कि अभी इंटरव्यू होगा। तो क्या लगता है आपको? सर हमें तो लगता नहीं है कि होगा, और हम सुबह से बच्चे को लेके बैठे हुए हैं। देखिए सर, बच्चे ने दूध भी नहीं पिया है और गाड़ी भी हम किसी से मांग करके लेकर के आए हुए। देखिए, हमको भी सूचना मिली थी और DM साहब के कैंप से भी हमको सूचना मिली थी कि ऐसे यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो और कुछ अनियमितता की भी शिकायत आई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है। तो अब जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज के साथ हमारा MOU हुआ है स्टाफ नर्सिंग की भर्ती को लेके, तो उसी के संबंध में हम लोग आए थे। तो कुछ हमने पूछताछ भी की है और आगे भी हम मेडिकल वाले से भी जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। कल ही MOU हुआ है, आज ये इंटरव्यू के लिए इनको कॉल कर रहे थे। तो हमने इनको बता दिया है कि प्रॉपर चैनल से आप जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे और बच्चों को सिस्टमेटिक बुलाएंगे नहीं, तब तक ये इंटरव्यू वगैरह आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। वहीं अल्मोड़ा में देवभूमि खेल चेतना यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। तो देवभूमि खेल चेतना यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के 13 जिलों में निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य है नशा मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देना और खेल को बढ़ावा देना। अल्मोड़ा में चौहान बाटा स्टेडियम से देवभूमि खेल चेतना यात्रा निकाली गई, जिसकी झलकियां आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किस तरह से बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं आपको नजर आ रहे होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान नशा मुक्त उत्तराखंड को किस तरह से बनाना है, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई। कई मायनों में जो ये यात्रा है वो बेहद अहम मानी जा रही है। युवाओं को जागरूक करना इस यात्रा का मुख्य मकसद है। देवभूमि खेल चेतना यात्रा को लेकर के निकले हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके प्रेरणा से इस यात्रा को हम लोग लेकर के निकले। और ये देवभूमि खेल चेतना यात्रा पूरे उत्तराखंड के जो हमारे सभी 13 जिले हैं उन सभी जगहों पर जाने वाली है, जिसका उद्देश्य मात्र एक इतना है कि नशे से दूर रखना, पर्यावरण को बढ़ाना और खेल के प्रति जागरूकता फैलाना। घर घर खेल, हर घर खेल के माध्यम से जन जन तक हमारी जो है अपनी बात को रखना। और वो हमारे जैसे अल्मोड़ा के छात्र, हमारे खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने देश का गौरव बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार से अन्य जनपदों से भी हर घर से लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी निकले। इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य था वो यही था, क्योंकि ये यात्रा हमारी जो निकल रही है, राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा नजदीक है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में चारों धामों के दर्शन करने के लिए लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने टोकन सिस्टम को लागू किया है। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इसे लागू किया। श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए इस टोकन सिस्टम को लागू किया गया है। दर्शन के लिए अब टोकन सिस्टम लागू होने के बाद श्रद्धालुओं को लंबी लाइन से राहत मिलेगी और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य धामों में भी जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में इन धामों में भी टोकन सिस्टम जल्द लागू किया जा सकता है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से ठगी के मामले भी लगातार सामने आ रहे थे। 20 दिन में 20 लाख की ठगी का भी मामला सामने आया था, जिसके बाद चमोली पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से 20 दिन में 20 लाख की ठगी करने वाला शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने बताया कि बद्रीनाथ दर्शनों के लिए पहुंचे एक श्रद्धालु ने 15 मई को उनके साथ हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर ठगी का मामला बद्रीनाथ थाने में दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की और ठग को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 15 मई को यूपी से बद्रीनाथ दर्शन को आए अम्बरीश ने कोतवाली बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर
24,590 रुपए की ठगी की लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर चमोली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम गठित की। सर्विलांस की मदद से ठगी करने वाले की लोकेशन की जानकारी जुटाई, जिसके बाद टीम ने बिहार पहुंचकर स्थानीय पुलिस और बैंक कर्मियों की मदद से 10 दिनों की मशक्कत के बाद अभियुक्त को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने 1 महीने में 20 लाख की ठगी करने की बात कबूली है। 15 मई को उत्तर प्रदेश से आए एक श्रद्धालु द्वारा बद्रीनाथ थाने में एक तहरीर दी गई कि उनके द्वारा हिमालयन हेली सर्विस नाम की एक साइट से केदारनाथ यात्रा के लिए बुकिंग करवाई गई थी, पर उसके बाद जो एजेंट है वो उनका लगातार जो है फ़ोन उठा नहीं रहा है और उनकी टिकट भी जो है दी नहीं गई है, जबकि उनसे 24,000 से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र उनके द्वारा उसके अकाउंट में किया जा चुका है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, हमारे द्वारा टीम बनाई गई और यह पता चला कि अभियुक्त की जो लोकेशन है वो नवादा बिहार आ रही है। टीम जो है नवादा बिहार के लिए रवाना की गई और जो हमारे अकाउंट डिटेल्स थे जिनमें पैसे ट्रांसफ़र हुए उसके बेसिस पे जिन एटीएम से पैसों का विड्रॉल हुआ है वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुई और जो हमारे संदिग्ध नंबर्स मोबाइल नंबर्स हमें प्राप्त हुए थे उसकी आईडी पे जो फोटोग्राफ्स थे उनसे मैच करते हुए जो अभियुक्त है उसको हम लोगों ने नवादा बिहार से उसकी गिरफ्तारी की है और लगभग 6 बैंक अकाउंट्स वो ऑपरेट कर रहा था और उसने जो वेबसाइट तैयार की थी उसके द्वारा बयान में बताया गया है कि एक साउथ के किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उसके द्वारा संपर्क स्थापित कर ये वेबसाइट डेवलप की है और उसको होस्ट करवाया है और लगातार देश भर से लोगों को लगभग 15 से 20 लाख की उसके द्वारा ठगी की गई है। हमारे द्वारा विवेचना में जो और भी पीड़ित हैं इसमें उनसे भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है और टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है जिसके लिए डीआईजी रेंज महोदय ने 10,000 का इनाम और मेरी तरफ से 5,000 का इनाम। तो पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। निश्चित तौर पर जब श्रद्धालुओं के साथ ठगी के मामले सामने आते हैं तो इससे उत्तराखंड की छवि पर भी दाग लगता है। उम्मीद करेंगे कि आगे इस तरह के बदमाशों को एक सबक मिलेगा और अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फिर पुलिस तत्परता दिखाते हुए इसी तरह से कार्रवाई करती हुई भी नजर आएगी। फिलहाल के लिए हमारी देवभूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।